सुन रहा हूं प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। एक दफा फिर सेनेट के अंदर एक करारदाद जमा करवाई गई है कि इलेक्शन 3 माह तक मुलतवी करवाए जाए। इस टाइम यानी कि जब इलेक्शन की तैयारी हो रही है, पूरी तरह इलेक्शन कमीशन तैयार है, तो क्यों चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो? और मुल्क के अंदर सब सियासी जमातें सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। कुछ सियासी जमातें इलेक्शन अकेले भी लड़ रहे हैं। और सिंध के अंदर एक इत्तेहाद बना है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, JUIF हो, नून लीग हो, MQM हो, GD, ये मिलके पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर एक मुकाबला करना चाहते हैं। नून लीग का ग्राफ, कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर उनका ग्राफ बड़ा है, और PTI सारी सियासी जमात वकला के हाथ आ गई है, और IPP भी उसके साथ ही जिस तरह पंजाब के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी आपके सामने। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है साबिक MPA रह चुके हैं मोहतरम जनाब दीवान सच्चल साहब, वो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। जिस तरह का माहौल है इलेक्शन का, सब तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन न हो, सियासी जमातें कुछ भाग रही हैं इलेक्शन से, क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम आपके सारे व्यूअर्स को। आपकी बात बिल्कुल सही है। आज ये मैंने भी सुबह को पढ़ा था कि सेनेट में ये नया इन्होंने रेजोल्यूशन जमा कराया है। मुझे नहीं पता वो पास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो रेजोल्यूशन की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसा आपने खुद भी इंट्रोडक्शन में कह दिया कि मैं 5 साल MPA था सिंध असेंबली में। रेजोल्यूशन की कोई वैल्यू एज सच होती नहीं है। वो सिर्फ एक पेपर होता है जो मेरा ख्याल है हम लोग पढ़ते हैं, और उसके बाद उसमें वोटिंग होती है, और नॉर्मली पास भी हो जाता है, और उसके बाद वो हम डस्टबिन में डाल देते हैं। उसकी कोई ऐसा वैल्यू नहीं है। लास्ट टाइम भी ये 14 सेनेटर्स ने पास किया था, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो इस बार भी कोई वैल्यू नहीं होगी अगर पास हो भी गया तो इलॉजिकल हरकत है। जब इलेक्शन से इतना करीब आ गए हैं तो फिर डरना गया, लड़ो, देखेंगे क्या होता है। आपको लग रहा है कि कहा जाता है कि दहशतगर्दी है, मौसम अच्छा नहीं? इससे पहले 2008 आपके सामने, 2013 आपके सामने, 2018 आपके सामने, उससे तो कई हालात बेहतर हैं। उस टाइम तो खुद खुश होते थे, आपको भी याद है? जी, 8 और 13 में तो काफी सिक्योरिटी के मसले थे, और जो बहुत लोगों को याद नहीं होगा, 2008 में जो इलेक्शन थे वो फरवरी में ही हुए थे, 15 या 14 फरवरी को हुए थे। और ओरिजिनली 7 जनवरी की डेट थी। फिर वो बेनजीर साहिबा की शहादत हो गई थी, तो उसकी वजह से 1 महीना डिले हुआ था। तो एंड में भी लेकिन 15 फरवरी को ही हुए थे। तो उस टाइम पे तो आपको याद ही होगा कुछ दहशतगर्दी के भी वाकयात चल रहे थे, लेकिन उसके और ये ठंड भी थी क्योंकि फरवरी में इलेक्शन हुए थे। तो जब तब हो सकते हैं तो अब तो ज्यादा बेहतर हालात है। सियासी जमातें, आपको क्या लग रहा है कि कमजोर हैं सियासी जमात? कोई एक सियासी जमात जो है ना अकेले से हुकूमत नहीं बना सकेगी? दीवान साहब जी, टोटली एग्री सर। आपकी जो रीडिंग है बिल्कुल एक्यूरेट है। और नून लीग पंजाब में पंजाब अगर जीत भी गई तो सिंध, KPK और बलूचिस्तान में उनका ऐसा कोई बड़ा होल्ड नहीं है। PPP सिंध में तो ठीक है, जीतेगी जरूर, लेकिन पंजाब में उनको कोई खास उनका होल्ड नहीं है। सदर्न बेल्ट में है, सदर्न पंजाब में। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा है, सेनेट रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, मेहरबानी। मोहतरम जनाब दीवान सच्चल साहब, साबिक MPA रह चुके हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, नमस्ते। डॉक्टर साहब, आम इंतखाबात की पूरी तैयारी है, सब सियासी जमातें तैयारी करें। दूसरी तरफ क्योंकि आप सेनेट में भी रहें, एक दफा फिर सेनेट के अंदर करारदाद जमा करवाई गई है कि 3 माह इलेक्शन मुलतवी किए जाएं क्योंकि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। देखें, ये जो करारदाद पहले भी आई थी और वो शेमफुल एटीट्यूड हमें फील हुआ सादिक संजरानी का भी और जिसने पेश की, और ये भी एक शेमफुल एटीट्यूड है कि हिदायतुल्लाह ये उसने पेश की है। ये स्टूज हैं, ये टूल हैं, किसी के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, पपेट्स हैं किसी के। तो इससे सेनेट का जो एक वकार बनाया उसको ये सबोटाज कर रहे हैं। और इलेक्शन 8 फरवरी पर किसी सूरत में होनी चाहिए। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती है रेजोल्यूशंस की, वो नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो या प्रोविंशियल असेंबली हो। बहुत सी करारदादें ऐसी आ जाती है मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ
जगहों पर जिसकी वैलिडिटी या जिस पर इंसान हंसता है। तो अभी पता चलेगा क्या होता है आगे चलकर। पर ये सादिक संजरानी शरारत कर रहा है सारी, और ये किसी का स्टूज है और काबिल मुज़म्मत है इस तरह की बातें करके डेमोक्रेसी को सबोटाज करना और पाकिस्तान में आईनी प्रोसेस को सबोटाज करना। बाकी इलेक्शन 8 को होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैसे दे दिए हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने इसी बुनियाद पर पैसे दिए हैं कल के भाई इलेक्शन होंगे, और अगर ये इलेक्शन वक्त पर नहीं होगा तो ये फाइनेंशियल इश्यूज पाकिस्तान के बढ़ेंगे और इंटरनेशनल कुव्वतें और इंटरनेशनल फोर्सेस और इंटरनेशनल मॉनिटरी इदारे वो पाकिस्तान पर पाबंदी लगा सकते हैं। तो सही। डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन पे रहे। दीवान साहब, एक गहमा गहमी इलेक्शन की और वो नजर नहीं आ रहे, तकरीबन का 1 महीने से भी कम अरसा, 1 महीने से भी रह गया है। आपको क्या लग रहा है? एक सियासी जमात पीपल्स पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, उसकी कयादत भी नजर आ रही, क्या वजह है दूसरी सियासी जमातें खामोश हैं, चुप हैं, क्या कहेंगे? जी पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू डॉक्टर साहब, एंड जो उन्होंने बिल्कुल बात की 100% एक्यूरेट है। मैंने भी तकरीबन उसी टोन में बात की थी कि इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, पहले भी हुए हैं इन डेटों पे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपने सर दूसरा सवाल किया कि अभी तक गर्मा गर्मी नहीं हुई है, उसका एक रीज़न ये भी है कि अभी तक इलेक्शन सिंबल नहीं मिला है। गर्मा गर्मी तो शुरू होती है इलेक्शन सिंबल के बाद, वो कल मिल जाएगा तो उसके बाद आई थिंक आप गर्मा गर्मी भी देखेंगे, लोगों की कैंपेन भी शुरू हो जाएगी। एंड पीटीआई वाले तो ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे लोगों के भी फॉर्म एक्सेप्ट हो गए हैं जो कोर्ट ने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अगर आपका आईडी कार्ड ब्लॉक्ड है तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके कैसे फॉर्म ले लिए हैं। मुझे तो ये लॉजिक भी वैसे समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप एब्सकॉन्डर का मतलब क्या होता है? एब्सकॉन्डर का मतलब ये होता है कि आप कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे, आप भागे हुए हैं, आप कह रहे हैं जी मैं मुल्क से बाहर हूं, तो फिर आपने वो साइन कैसे किया? देखिए ना, इलेक्शन जो पेपर्स होते हैं उस पर कोई 5-6 जगहों पे तो मेरी साइन हुई है एज अ कैंडिडेट, तो मुझे समझ नहीं आ रहा उनके कैसे एक्सेप्ट कर दिया इन्होंने। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन राइट नाउ, लेकिन इलेक्शन तो होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल रही है, बल्ले का निशान बार बार उसके ऊपर बज़िद है। आपको पता है पीटीआई तो आजकल वुकला की, यानी कि वुकला ही उसको देख रहे हैं। आप देखिए, आज की मैं सुप्रीम कोर्ट की ये जो हियरिंग हुई है, मैं उसकी ट्रांसमिशन थोड़ी लाइव देख रहा था, तो पीटीआई के वकील का जो पहला डिफेंस था आज, वो ये था जी हमें आप डेट दे दें क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। अरे भाई, 2 दिन पहले तो आपने पेशावर हाईकोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स दिए जिसकी वजह से पेशावर हाईकोर्ट ने आपको अलाउ किया है, वही आर्ग्यूमेंट आपने देने हैं ना। इसमें क्या इससे ज्यादा आपने तैयारी करनी है? एक आर्ग्यूमेंट आपने 2 दिन पहले दे चुके हैं पेशावर हाईकोर्ट में, वही आपने आज देने। आप आके कह रहे हैं जी हमें डेट दे दें। ये गेम्स होती हैं जो वकील खेलते हैं। मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन ये गेम लग रही है कोई, कि ये जान के अपना केस वीक करते हैं कि हमें रोने के लिए बहाना मिल जाए। डॉक्टर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की बिलावल साहब भी बात करते हैं। पंजाब के अंदर बिलावल साहब लाहौर के अंदर इलेक्शन लड़ने गए हैं 127 पे। वो एक पार्टी के चेयरमैन है, उसका हक है, लीडर है, लड़े, जरूर लड़े। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड अब आपको शिकायत नहीं है? भाई, लेवल प्लेइंग फील्ड तो सब पार्टीज को मिलनी चाहिए, वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून हो, मौलाना हो या अपना बलोच नेशनलिस्ट हो, वली खान वाली पार्टी हो। तो हम तो ये कहते हैं सबको मिलना चाहिए। बिलावल साहब कैंपेन तो चला रहे हैं, इस वक्त वो मुल्तान गए हुए हैं, अभी मुझे सोशल मीडिया से पता चला। मैं खुद अभी इस्लामाबाद में हूँ, रात को आऊँगा कराची। तो लेवल प्लेइंग सबको मिलनी चाहिए और भले का निशान भी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि इसी सूरत में इलेक्शन सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल होंगे, वरना इलेक्शन बेमायना होंगे। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि इलेक्शन से पहले ही एतराजात हैं, सिंध के अंदर बड़े एतराजात हैं कि पीपल्स पार्टी के पूरे यानी कि अफसरशाही पीपल्स पार्टी की है, और पीपल्स पार्टी 15 साल से यहाँ थी। जीडीए, एमक्यूएम, पीएमएलएन, जेयूआईएफ सब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जितने भी अफसरशाही हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं इलेक्शन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, अगर किसी को कोई शक है तो इलेक्शन कमीशन को लिख कर दे, उसको तब्दील हो सकते हैं। नंबर 1 बात।
नंबर 2 बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है 85 से ऑनवर्ड वो पंजाब में हुक्मरान है, और ज्यादा मैं क्या तबसरा करूं। हमें जहाँ एतराज़ात होते हैं हम एतराज़ कर रहे हैं और लिख कर भी दे रहे हैं। दूसरों को भी अगर एतराज़ है वो इलेक्शन कमीशन को लिख कर दे। दीवान साहब, आपको पता है कि 4 साल पीटीआई का दौर था, आप खुद तो उसमें थे जितना भी टाइम आपको पता है। फिर पीडीएम की हुकूमत बनी, पीपल्स पार्टी। दोनों अदवार जो थे, लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आपको पता है मैशियत आपके सामने हो। अब निगरान हुकूमत आई है, इसमें कोई मैशियत बेहतर, डॉलर रुपी कोई स्ट्रांग हुआ है? क्या कहेंगे, ये सब सियासी जमातें एक्सपोज नहीं हुई आवाम के सामने? नहीं, नॉट रियली, इन द सेंस के अगर आपको एक कुर्सी आज मिल जाए और वो सारा आपका फर्नीचर कमरे का टूटा हुआ हो, तो वो एक दिन में तो आप भी ठीक नहीं कर सकते। उसमें टाइम लगता है हर चीज में। पीडीएम की जो हुकूमत आई थी उसमें काफी लोग ऐसे आए थे, वो सिर्फ कुर्सी देख के ही बहुत खुश हो गए थे कि जी हम मिनिस्टर बन गए, और उनको ना आवाम का ज्यादा कोई ख्याल था, ना उनको कोई पॉलिसीज में ध्यान था। वो अपनी पार्टी इंजॉय कर रहे थे। वो नहीं कहते आप पार्टी पे आ गए, आप पार्टी इंजॉय करें। तो जब केयरटेकर आई है, लेकिन केयरटेकर ऐसे बहुत सारे काम कर रही है जो एक्चुअली उनका डोमेन नहीं है। जो आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से लॉन्च कर रहे हैं, ये इनका डोमेन नहीं है। केयरटेकर का काम होता है आके आप इलेक्शन करें, और जो भी अगली हुकूमत आएगी इलेक्ट होके, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, उनका काम होगा फिर ये पॉलिसी पे करना। तो आपको पता ही हमारे मुल्क में जो सियासी वो होता है, बैलेंस बनता है, उसमें काफी लोग जो सियासी जमात नहीं होती वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये उनकी मुदाखलत काफी है अभी। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं कि मुदाखलत बहुत ज्यादा होती है सियासत के अंदर, आपको पता है कि कंटिन्यू 15 साल का दौर रहा है, न जमहूरियत मजबूत हुई है, न पार्लियामेंट मजबूत हुई है। सियासी फैसले जो पार्लियामेंट के मैदान पे होने चाहिए वो अदालती मैदानों में होते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बस ये तो अभी पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो इस चीज को सोचे कि अदालतों में नहीं जाए, सियासी तौर पर मसले हल हो। मसला है कि इमरान खान किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था, किसी से टॉकिंग टर्म्स में नहीं था। नवाज शरीफ पर जब धरना हुआ 2014 में, तो सब पॉलिटिकल पार्टीज ने उसका साथ दिया था, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल था। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। और इमरान खान पर जब मुश्किल वक्त आया तो वो किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। अगर वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रखता और टॉकिंग टर्म्स रखता, आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। क्योंकि सोलो फ्लाइट इस मुल्क में कोई नहीं कर सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताकतवर पार्टी थी, जब उसको हटाया गया 78 में 77 में, तो पीपल्स पार्टी को भी मजबूरन एमआरटी बनानी पड़ी और डिक्टेटरों का मुकाबला करना पड़ा। और वही बात जो के बाद में भी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीती 88 में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो है सोलो फ्लाइट्स नहीं चलती है, सब मिल मिलाकर चीजें बनती, तब जाकर रिजल्ट आते हैं। और डॉक्टर साहब, आपको पता है जीतने वाला हमेशा कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। 170 का इलेक्शन आपके सामने है, उसके बाद तो कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जो फ्री एंड फेयर हुआ। इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, सबकी डिमांड डॉक्टर साहब सही भी है। बीबी शहीद भी क्या कहा करती थी कि मेरे इलेक्शन चोरी हो जाते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, हमने जो है बेनजीर शहीद ने जब वो हयात थी तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था नवाज शरीफ से। मैं ये चाहूंगा, बिलावल साहब ने भी ये फरमाया है, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ये कहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टी में पीटीआई और वो पॉलिटिकल पार्टी जो बाहर हैं पार्लियामेंट के, उनको बिठाएं और साइन हो। फिर किसी को आप आजमा कर देखें, किसी में ताकत है कि वो आकर चीजों को ऊपर नीचे करे। इसका हल यही है, पॉलिटिकल पार्टीज ही कर सकती हैं। दीवान साहब, पॉलिटिकल पार्टीज को मौका तो बहुत मिला है, आपको खुद पता है। मुल्क के अंदर न जमहूरियत मजबूत है और न पार्लियामेंट आपके सामने। जो भी सियासतदान ही जिम्मेदार हैं, जो अदालती फैसले होते हैं अदालती मैदानों पे, सियासी फैसले जो होते हैं वो पार्लियामेंट के मैदान पे, तो वो भी फैसले अदालती मैदानों पे लेके जाते हैं। क्या कहेंगे?
देखिए, पिछले जो आपके तीनों गवर्नमेंट्स आई हैं 8 से 13 तक, 13 से 18, 18 से 23, उसमें तीनों प्राइम मिनिस्टर्स डिस्क्वालीफाई हुए हैं। पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए, फिर मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए, फिर खान साहब के ये खिलाफ तहरीक अदम इस्तेकाम वो तो खैर नो कॉन्फिडेंस हाँ, हुआ। नो वोट। तो यहाँ पे द प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी फरमाया कि आपस में पार्टियां कोशिश करती हैं कि हम दूसरे को दबाएं। जो भी हुकूमत में आ जाता है वो दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। उस दबाने के चक्कर में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो भागते हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, जो भी दब रहा होता है, और एंड में कहां से सपोर्ट हासिल करके। देखे ना, जब भी मियां साहब ने ये नारा लगाया वोट को इज्जत दो, आज तो नहीं कहते वोट को इज्जत दो, कह रहे हैं कहीं भी, आपने कोई एक तकरीर उनकी दिखा दे जिसमें उन्होंने ये बात कही हो। अब तो इमरान खान कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। जब वो अपोजिशन में जो होता है उसी को वोट को इज्जत दो याद आती है। जब वो कुर्सी पे बैठते हैं तो इमरान खान साहब तो कहते थे बाजवा इस मुल्क का बाप है। ये भी तकरीर हमारे आगे। डॉक्टर साहब को मेरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं एक बात, डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा। आप मेरे सीनियर हैं इसलिए मेरे को कोई अच्छा नहीं लग रहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेनजीर साहिबा ने, शहीद बेनजीर साहिबा ने जरूर साइन की थी। उसमें एक क्लॉज था कि हम एमक्यूएम से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन 2008 की जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें एमक्यूएम भी पीपीपी गवर्नमेंट का हिस्सा थी। हाँ, जिसपे आसिफ जरदारी साहब ने यही कहा था कि ठीक है, इट्स डॉक्यूमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे पीछे थोड़ा मैन्योर कर सकते हैं। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे कोई 100% इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। नहीं, इन्होंने भी नहीं की, बाकियों ने तो क्या करनी थी। आपने जैसे एक बात की कि एमक्यूएम और जीडीए कह रही है कि जी 15 साल से पीपीपी हुकूमत कर रही है। उस 15 साल में वो भी तो उसी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। एमक्यूएम तो अभी भी पीटीआई के साथ रही है। सिंध में भी 8 से 13 तक हिस्सा रही, और पीडीएम के साथ भी रही। अब जीडीए भी हमेशा हुकूमत में ही होती है। अपोजिशन में बेचारे कब बैठते हैं, उनको तो अच्छा ही नहीं लगता अपोजिशन में बैठना। वो तो हमेशा कोशिश करते हैं हम ट्रेजरी बेंचेस पे ही बैठेंगे। तो ये भी उस जो वो कहते हैं ना कढ़ाई बन रही थी, इनके भी दोनों हाथ उसी कढ़ाई में थे, चाहे वो जीडी हो चाहे वो एमक्यूएम हो। तो आज ये जो रो रहे हैं कि जी पीपीपी की हुकूमत थी, पीपीपी की हमें क्या, अगर आप देखें ये लास्ट 18 से 23 के अलावा हमें क्या अलायंस गवर्नमेंट बनी है सिंध में, कि ये हमें क्या साथ रहे हैं सारे लोग। अब ब्रेक का टाइम हो गया है। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। Thank you. और आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम इरानी, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया साहब एमएनए है, पीटीआई से ताल्लुक है, नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब दीवान सज्जल साहब भी बैठे हैं, साबिक एमपी, आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। अब मैडम, जिस तरह बार बार हमने बात की, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब भी थे, दीवान सज्जल साहब भी थे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही, आपकी जमात करे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करे, क्या कहेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें तो फील्ड ही नहीं दी जा रही। लेवल प्लेइंग तो बड़ी दूर की बात है। हमारे साथ तो जो हो रहा है वो अब देख ही रहे हैं, रोजाना लाइव प्रोग्राम आ रहा होता है सुप्रीम कोर्ट से, देख ही रहे हैं आप क्या हशर हो रहा है। हमारे वकीलों को बोलने नहीं दिया जाता, और बस तो कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह इनका बल्ला छीन लिया जाए, नाअहल कर दिया जाए। उसके बाद बस ठीक है, खत्म। फिर बंदा अगर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा होगा तो उसके बाद जीतने के बाद उसकी मर्जी जितना मर्जी जाए, तो वो स्कैटर हो जाएगी पार्टी, जो अभी तक नहीं हुई। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है चीफ जस्टिस साहब से कि वो इस तरह की कोई हरकत नहीं होने देंगे और बल्ले को ही कायम रखेंगे। क्योंकि एक जो बड़ी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी बल्लेबाज बैट्समैन, तो वो भी परवेज खटक को मिल गया है। हालांकि कहाँ परवेज खटक और कहाँ बैट्समैन, दो बिल्कुल ही अपोजिट चीजें। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है, अभी तो सिर्फ हमें फील्ड ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह आपने खुद परवेज खटक की बात की, कहां गए डिफेंस मिनिस्टर साहब, कहां गए गवर्नर साहब, कहां गए अली जैदी साहब? अब तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, अब तो वुकला नजर आ रहे हैं। आपको पता है ये लोग तो बड़े नजरियाती थे, बड़े बड़े बुनियादी तौर पीपल्स पीटीआई के साथ थे, खान साहब के साथ थे, और आपको पता है बानी थे, बहुत सी चीजें थी। कहां गए ये? तो वो वही कहना चाहिए। वो मेरा पोता जब बहुत छोटा था तो वो चाय देता था कप में अपने दादा के दोस्तों को, तो उनका बलौच में तो चाय नहीं है, तो कहता है इट्स अ प्रीटेंड टी, कांट यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ प्रीटेंड टी।
तो वो दे वर प्रिटेंडिंग टू बी सिंसियर विद पीटीआई और विद खान साहब, लेकिन जैसे ही जरा सी मुश्किल आई सब ने अपने अपने रास्ते लिए और जहाँ पे आसान था वहां चले गए, क्योंकि जो इज्जत कमानी थी, जो पैसा कमाना था, जो पोस्ट थी, वो सब यहाँ पे एंजॉय की। उससे पहले उनको कौन जानता था? सब उन्हीं की वजह से जाने गए ना। अल्लाह के बाद अगर उनको जाना गया, पहचाना गया, तो वो खान साहब थे। तो वो सब उन लोगों ने पूरा अपना टेन्योर किया और जैसे ही मुश्किल वक्त आया फौरन जिन जिन के आपने नाम लिए ये तो बिल्कुल लम्हा लगाए बगैर चले गए। तो बस ठीक है, वक्त हर एक के ऊपर आता है, मुश्किल भी और आसान भी। अब साबित ये करना होता है कि कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, मुश्किल वक्त में अगर कोई आपके साथ खड़ा है तो बस फिर आप समझेंगे वो आपके सारी उम्र का आपके साथ दोस्त है या साथी है या आपका सिंसियर पार्टनर है या पार्टी का कारकुन है, जो भी है वो, अगर वो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा है तो इट मीन्स अ लॉट टू द पर्सन। दीवान सज्जन साहब, नुसरत वाहिद साहिबा ने जो आपके सामने बात की, पीटीआई के चेयरमैन, बानी चेयरमैन के साथ भी तो यही लोग आगे पीछे होते थे ना, यही फैसले करवाते थे, यही पार्टी चलवाते थे, यही टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे, सब कुछ यही करवाते थे। उस टाइम तो न इनको कोई सिंसियर याद आता था, न कोई नजरियाती याद आता था, न कोई वर्कर याद आता था। आज पार्टी को कहां देख रहे हैं? कोई एक भी नहीं है। देखें, मैडम नुसरत ने जो एक बात की वो तो बात सही है कि ये जो लोग थे जिनके आपने भी कुछ नाम लिए, कुछ और भी हैं जिनके आपने खैर नाम नहीं लिए, इन्होंने वो जो पीक का पीरियड था, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इनको हर जगह इज्जत भी मिल रही थी, माल भी मिल रहा था, कमा भी रहे थे। ये जो आज कहते हैं जी कि हम लोग ने इसलिए छोड़ा, हमारे पे प्रेशर था, इन पे एक्चुअली प्रेशर क्या था? प्रेशर यही था कि आपकी फाइलें खुल जाएंगी और फिर आप नैब की कस्टडी में होंगे। इन पे प्रेशर ये था बेसिकली। तो बहुत लोगों को बिल्कुल ओपनली जानता हूँ जिन्होंने आके झूठे बयान दिए टीवी पे कि जी हमारे घर में लोग घुस गए एंड ऑल दैट क्रैप। ऐसा कोई बात नहीं थी। इनको ब्लैकमेल किया गया इनकी फाइलों के ऊपर कि आप ये करें वरना ये फाइलें खुल रही हैं। और मैं तो आज भी शायद एक ट्वीट की है इस टॉपिक पे कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिन्होंने पार्टी छोड़ भी दी, अगर वो 9 मई में इन्वॉल्व थे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कहां गई? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई कि आपने अगर जीएचक्यू पे हमला किया और उसके बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि मैंने सियासत छोड़ दी तो आपको माफ कर दिया जाए। ये तो कोई तुक नहीं है। इनकी जजा सजा हो। आज एक चीफ जस्टिस, एक जस्टिस ने रिजाइन भी किया, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने। तो कह रहे हैं कि इनकी भी कुछ फाइलें हैं जिसके प्रेशर में आके इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अकाउंटेबिलिटी तो करो ना। रिजाइन को तो हम बाद में देख लेंगे। 99% जो बंदयाल कोर्ट जब होती थी, जब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, 99% बेंचेस में ये बंदा बैठा है। हाँ। और वो बेचारे जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले थे उस टाइम पे, ये जस्टिस काजी फैज ईसा, इनको बाहर बैठाया जाता था, जिसको ये लोग बेंच फिक्सिंग कहते थे। तो ही वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी जजमेंट इश्यूड बाय द बंदयाल कोर्ट। उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? मुझे तो ये कल वैसे एक काम अच्छा किया है चीफ जस्टिस ने, जो मज़ाहिर अली नकवी साहब ने रिजाइन किया है, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की प्रोसीडिंग को जारी रखेंगे। हाँ। उनके खिलाफ जो रेफरेंस है, और इससे उनको आज़ादी नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा काम है, हर एक के साथ होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी आपकी भी होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए, इनकी भी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी नुसरत वाहिद साहिबा होनी चाहिए। 9 मई को जिन्होंने इदारों के ऊपर हमला किया उनको न छोड़ा जाए, क्या कहेंगी? बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने किया है उनको पकड़ना लाजमी है। लेकिन पीटीआई के लोगों के ऊपर अगर इल्जाम लगा है कि उन्होंने 9 में किया है और उन्होंने तकरीबकारी की, उन्होंने जलाया या वटेवर जो भी नुकसान पहुंचाया, तो इसके लिए तो वीडियो एविडेंस हैं सारे कि डॉक्टर यास्मीन खड़ी हैं और वो बार बार चीख चीख के कह रही हैं अंदर नहीं जाना है, किसी ने अंदर नहीं जाना है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वो जमान पार्क से निकले हैं और वहां तक पहुंचने में कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं। तो वो पुलिस कहाँ गई, वो फौजी कहाँ गए? कोई भी उस इलाके में परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन उस दिन सब कुछ खुला हुआ था। बल्कि जब एनी गवाह कहते हैं कि जब हम वहां गए तो घर के दरवाजे खुले हुए थे, गाड़ियां टूटी हुई थी और आग लगी हुई थी कहीं। तो ये सारी चीजें जाहिर है किसी ने बहुत प्लानिंग से की हैं। और वो जब बिल्कुल पार्शियल होके ना, इम्पार्शियल होके जब आप उसकी तहकीकात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसने की है। क्योंकि पीटीआई, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीटीआई में कोई इस तरह की चीज हो
कि कभी खान साहब ने ये बात नहीं की कि हम किसी के ऊपर हमला करना है। आपको याद होगा जो हमारा रैली निकली थी, जो पेशावर से पहुंची थी वहां तक, और उन्होंने डी चौक तक आना था, इतनी बड़ी वो रैली थी, लाखों की तादाद में लोग थे, और उस वक्त डी चौक पे आने का मतलब ये था कि मतलब दे स्टार्टेड फाइटिंग। तो उसमें खान साहब ने खास तौर पर ये बात की थी कि फौजी भी मेरे हैं, पुलिस वाले भी मेरे हैं, और आवाम भी मेरी है, मैं आपस में अपने लोगों को नहीं लड़वाना चाहता, मैं नहीं जाऊंगा। वहीं से क्विट किया उन्होंने और चले गए। तो ये जब एक आदमी जिसकी पूरी 22 साल की हिस्ट्री हमें पता है कि वो कभी भी उसने लड़ने की बात नहीं की, और इदारों से तो खास तौर पे उनको एक दो लोगों से गिला था, शायद अभी भी हो, लेकिन उसके अलावा वो कभी किसी को नहीं कहते कि उसने ये किया या उसने वो किया। तो खामखा उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, प्लान बना के किया गया कि किसी ना किसी तरह पीटीआई को तोड़ो, क्योंकि 911 आपको याद होगा वहां पे जो टावर्स के ऊपर जो जहाज गए थे, उसके बाद उन लोगों ने उसका बहाना बना के मुसलमानों को किस कदर कत्लो गारत उनकी हुई है कि लाखों लोग उसमें मरे। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने 911 की तरह ये 9 मई को ऑपरेट किया, और उसके बाद आप देख लें हमारे लोगों की क्या हालत है। और दीवान सैदल साहब, आपको पता है फुटेजेस आपके सामने, वीडियोस आपके सामने, झंडे आपके सामने हैं, लोग आपके सामने हैं, तस्वीर आपके सामने हैं, सब कुछ आपके सामने है। इससे कोई ढकी छुपी बात तो नहीं। ये जो बात कर रही है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की तो बिल्कुल सही बात है। हाँ। कि वो रोक रही हैं लोगों को कि अंदर कोई नहीं जाएगा। लेकिन एक वीडियो हसन नियाजी साहब की भी तो आई है, जो खान साहब के भांजे हैं, जो वो कोर कमांडर के कपड़े दिखा रहे हैं। देखे मेरे पास कोर कमांडर के, मैं अंदर से जाके कपड़े लेके आया हूँ। आप मेरे घर में घुस के कपड़े निकाल सकते हैं मेरे? क्या वो लीगल है? हाँ। क्या आप मेरे घर में घुसे और मेरे कपड़े उठा के बाहर लेके आए और दिखाएं जी मैंने कोर कमांडर के कपड़े उठा लिए? वो तो वीडियो है हसन नियाजी की, जो खान साहब के भांजे हैं, आजकल अंदर ही है मेरे घर में। पहले शायद भागे हुए थे, अब तो अंदर हो चुके हैं। उनको क्यों छोड़ा जाएगा? आप मेरे घर में घुसे ना, दैट इज एविडेंस। आप मेरा यूनिफॉर्म घर में पड़ा हुआ है, वो आपके पास कैसे आ गया रोड पे? सही करें। मैं खुद देखे गया, आपको गिफ्ट करके गया। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पीटीआई का? कुछ इनकी भी बात वैसे सही है, उसमें भी कोई शक नहीं है कि मुस्तकबिल वहां पे परिंदा भी बन नहीं मार सकता। घुसे कैसे भाई? ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मुस्तकबिल पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है, एंड, अभी नहीं है। पार्टी एंड नहीं, पार्टी एंड मैं नहीं बोल रहा। पार्टी एंड तो पीपीपी को जियालत नहीं कर सके, मुशर्रफ नवाज शरीफ को एंड तो नहीं कर सके, लेकिन अब 5-7 साल का ब्रेक आ गया है। 5-7 साल की तौबा माफी अभी तक तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है। ये यूट्यूबर्स कहते रहते हैं कि बस कल डील हो जाएगी, आज डील हो जाएगी, लेकिन ऐसी मैंने तो कोई डील का नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक है नुसरत साहिबा, 5-7 साल तो अभी तो पार्टी का कोई यानी कि नामो निशान नहीं होगा। उसके बाद आपको पता है केसेस हैं, केसेस चलेंगे और उनको सबको मौका भी दिया जाएगा, दिया जा भी रहा है, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, जजा और सजा भी होगी, ये सब चीजें होंगी। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, लेकिन मैं दीवान साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगी कि पार्टी गायब हो जाएगी 5-7 साल के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उनका पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ बिल्कुल, मैं सुन लिया उनका पॉइंट ऑफ व्यू। मैं समझती हूँ कि इस तरह की चीज नहीं होगी, क्योंकि जो लोगों का जुनून है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। अगर ये पीटीआई को उससे नाअहल करते हैं और इलेक्शन नहीं होता, तो फिर आप देख लें कि हमारे लोग वोट डालने ही नहीं निकलेंगे, और अगर निकलेंगे तो वो फिर किसी ना किसी तरह वोट जाया करके आ जाएंगे। तो फिर जो भी जीतेगा वो बेईमानी से ही जीत रहा होगा, जाहिर है, क्योंकि जिनको 30% भी लोग पसंद नहीं कर रहे, उनको अगर जिता के आप पता नहीं क्या से क्या बना देंगे, तो शदीद नाइंसाफी अभी भी हो रही है। खैर नाइंसाफी, लेकिन फिर भी उम्मीद है मैं अदलिया से कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो। एक मिनट दीवान सैदल साहब, ईमानदारन बताएं, 2018 के इलेक्शन आपने भी देखे, मैंने भी देखे, कराची के अंदर वो लोग जीत के आए जिनको पता था कि हम जीतेंगे? नहीं, उस पर तो आपको पता ही है कि कुछ हल्के हम ऐसे जीते जिसमें कैंडिडेट खुद कभी हल्के में भी नहीं गए थे। एक तो मैंने आपको बताया भी था, ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन इट्स अ फैक्ट। इसी तरह इनकी जो बाकी बात है वो ठीक है कि मैं भी ये नहीं कह रहा पार्टी गायब हो जाएगी, मैं तो कह रहा हूँ पार्टी रहेगी, क्योंकि कोई पार्टी, बड़ी पार्टी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन एक गैप जरूर आता है। आप पूरी अगर हिस्ट्री उठा लें तो हिस्ट्री में हमें क्या, अगर जिसको बाहर निकाला जाता है या जो बाहर निकल जाती है एक बार, उसको फिर वापस आने में टाइम लगता है। इट्स नेवर इमीडिएट।
ब्रेक का टाइम हो गया, टेलीफोन लाइन पर है, ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन। वेलकम बिरादर जी। जो मुल्क के हालात हैं आपके सामने, इलेक्शन की तैयारी हो रही है और सब सियासी जमातों को पूरा हक है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। माजी में क्या हुआ वो आपके सामने है, अब उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। नुसरत भाई साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अब जिस तरह करें कि पार्टी खत्म तो नहीं होगी, लेकिन एक बड़ा गैप जरूर आएगा, क्या कहेंगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि क्या पाएगा। इलेक्शन होगा, मोस्ट प्रोबेबली खान साहब इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखें कि सोनिया गांधी कभी भी असेंबली में नहीं बैठी, वो बाहर से बैठ के अपनी पार्टी चलाती है और प्रॉपर अंदाज में चल रही होती है। फिर हमारे ये जरदारी साहब, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था और वो पार्टी चला रहे थे, उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ा और खैर असेंबली में आए। लेकिन बात यह है कि जरूरी नहीं है कि लीडर जो है वो इलेक्शन लड़े और असेंबली में आए। वो बाहर रह के भी पार्टी को कमांड कर सकता है, वो बाहर रह के भी अपनी जो भी उसके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो कन्वे कर सकता है अपने लोगों को, और वो चीज जाहिर है मानी जाएगी। ये तो नहीं हो सकता कि वो कोई बात कह रहे हैं, अगर उनके पास कोई एज सच गवर्नमेंट का ओहदा नहीं है तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, उनकी बात मानी जाएगी और पार्टी इसी तरह चलेगी। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत अच्छे उससे मार्जिन से हम लोग जीत रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, दीवान निशान साहब, मिलने की बात है, निशान मिल जाए हमें। निशान। दीवान साहब, आपकी गहरी नजर होती है सब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, आपके ताल्लुकात भी हैं, आना जाना भी है। आपको क्या लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ और पीटीआई के चेयरमैन जरदारी साहब कोलिशन भी चला सकते हैं, गवर्नमेंट भी चला सकते हैं बनस्बत इनके, ये जब भी जाते हैं इदारों के सरबराहान के साथ लड़ते हैं? आपके सामने हिस्ट्री, क्या कहेंगे? आजकल जिनके जो हालात हैं और जो पिछले 1-1.5 साल से नजर आ रहे हैं, उसमें मुझे ये तीनों प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे नजर नहीं आ रहे। खान साहब को तो वैसे ही अलाउ नहीं किया इलेक्शन लड़ना, और आसिफ जरदारी साहब भी मेरे ख्याल में कैंडिडेट अपने आप को नहीं समझते प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए। मुझे पर्सनली लगता है शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे, ये मेरी रीडिंग है। लेकिन बनेगी कोलिशन गवर्नमेंट ही, कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी कोलिशन गवर्नमेंट बने, मतलब एक तो होता है ना कोलिशन यानी कि सब पार्टियां, जिसमें सब पार्टी, जिस तरह पीडीएम बनी थी, जिस तरह एक पीटीआई बाहर होगी। नहीं तो नहीं, अब अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी वो बड़ी वाली, तो मेरे ख्याल पीटीआई भी अंदर आ जाए। देखिए ये अली गौहर खान, ये गौहर खान साहब जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, ये 2022 तक तो खुद पीपीपी में थे, सबको पता है। एक आदमी ने पार्टी 2022 में ज्वाइन की है और अब 2023 में उनको डायरेक्ट चेयरमैन बना रहे हैं। वो इलेक्शन तो नहीं थे ना, जो भी थे वो एक ही पैनल खड़ा था, वो जीत गया। पैनल के फॉर्म कहाँ मिल रहे थे मुझे तो ये भी नहीं पता चला। सही, जिस बात पे आज ये इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, इसी बात पे चल रहा है ना कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इतनी फेयर भी नहीं थी। एक नॉमिनेटेड पैनल था, वो जीत गया। तो उसमें ये जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, ये तो 2022 में तो पीपीपी में थे, ये कब आए हैं पीटीआई में? इनका एक रूल नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक पार्टी में आए हैं, 1 साल आपको या 6 महीने हुए हैं और हमको डायरेक्ट चेयरमैन की कुर्सी दे दी? तो मेरे ख्याल में कोई ग्रैंड कोलिशन बन सकती है जिसमें फिर शहबाज शरीफ साहब उसके हेड हो और पीटीआई समेत सारी पार्टियां उसके अंदर हो। नुसरत भाई साहब, जिस तरह बैरिस्टर गौहर खान के हवाले से कहा, आपको पता है पीपल्स पार्टी में थे, ये प्रोडक्ट भी आसिफ अली जरदारी साहब की है, उन्होंने इसको लॉन्च किया था सियासी तौर पर। वो आपकी पार्टी में और चेयरमैन बन गए, और इतने पुराने लोग जो थे वो अभी भी हैं पार्टी में, जो कुछ बच्चे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, उनको आगे नहीं लाया गया, इनके ऊपर एतमाद किया गया, इनके ऊपर उनका ट्रस्ट हुआ, क्या कहेंगी? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा एतजाज एहसन के मातहत काम किया और एतजाज एहसन बहुत ज्यादा मंजे हुए वकील भी हैं और बहुत काबिल इंसान भी हैं, और उनके थ्रू जब ये आए हैं खान साहब के पास, और जाहिर है इनकी फिर लॉयलिटी देखी गई होगी कि क्या, लॉयलिटी तो खैर नहीं कहना चाहिए, काबिलियत देखी गई होगी। उस हिसाब से इस वक्त जो वो एतराज हो रहा है ना, कल से मैं सुन रही हूँ, जो फायजीसा साहब हमारे चीफ जस्टिस हैं वो एतराज कर रहे हैं, बाकी लोग भी, कि जी प्रॉपर इलेक्शन नहीं हुए। किसी और पार्टी में हुए प्रॉपर इलेक्शन? कभी हुए? कभी? मुझे बताइए। वो नवाज शरीफ सदर हो जाते हैं, शहबाज शरीफ पता नहीं क्या हो जाते हैं, बेटी उनकी कुछ और हो जाती है। उनके यहाँ कभी ऐसा हुआ है कि मुकाबले से कोई इलेक्शन जीता हो, या जरदारी साहब के चेयरमैन जो बन गए बिलावल साहब, उनके आगे कोई खड़ा हुआ, कोई मुकाबला हुआ? ये हमेशा से इस तरह होता रहा है। अब खान साहब को जब आप निकालेंगे तो
ऑन द स्पॉट वही लोग जो कि लड़ रहे हैं इस वक्त। देखिए, वकीलों का होना इसलिए जरूरी है कि वकील जो, मैं जब असेंबली में थी तो मैं हर वक्त ये बात करती थी कि वकीलों को आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये लॉ मेकिंग प्लेस है और जितना वकील जान सकते हैं इस जगह को और जिस तरीके से वो चला सकते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं चला सकेगा। अब जबकि हमारे पर एक मुश्किल वक्त आया और उस वक्त में ये सारे वकील जिस तरह आगे बढ़े और जिस तरह इन्होंने डंडे भी खाए हैं और पता नहीं क्या क्या गैसें भी खाई हैं और मुश्किल हालात का सामना किया है, उसके बावजूद वो अगर कुछ कर रहे हैं तो हमें मेरे ख्याल में मोस्ट वेलकम करना चाहिए उनको। बड़ी मेहरबानी नुसरत भाई साहब, आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। जिस तरह के हालात हैं आपके सामने इलेक्शन की तरफ, दीवान साहब इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, आपको पता है सब सियासी जमातें जो है वोट का इस्तेमाल करें, अवाम मेरिट पे वोट दे, जिन्होंने अपने एरिया के अंदर काम किया है, क्या कहेंगे? होना तो यही चाहिए, होगा क्या ये ना आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकता हूँ, होना तो यही चाहिए। मेरे साथ टेलीलाइन पे हैं आपके कुलीग भी रह चुके हैं मोहतरम जनाब महमूद मौलवी साहब, आईपीपी के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे। महमूद मौलवी साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। आपके दोस्त दीवान सचल साहब भी बैठे हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। महमूद मौलवी साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात सब सियासी जमातें कह रही हैं, आपकी जमात भी इलेक्शन लड़ रही है, क्या आपको लग रहा है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? नहीं, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, हमें ऐसे कोई इशू नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड का, ठीक है ना? सही। और मेरे ख्याल से अब तो सारी पार्टीज को मिल रही है लेवल प्लेइंग फील्ड। आपको जो नून लीग के साथ इत्तेहाद होना जा रहे थे सीट एडजस्टमेंट्स का, उसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं? अभी तक फैसला नहीं हुआ। देखिए, सिंध में तो हमने क्लियर कर दिया था कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, ठीक है ना? ये मैं पहले भी कई प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि सिंध में हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। पंजाब में मेरे जो है वो मेरे ख्याल से नेगोशिएशन चल रही है और कुछ सीट एडजस्टमेंट हुई भी है, तो वहां पे हो रही है, वहां पे फाइनलाइज होगा। मगर मैं सिंध के उससे मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ कि जो है हम किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। आपको पता है कि आपकी पार्टी नहीं है, आपने इलेक्शन जरूर लड़े हैं, आप एमएनए रहे हैं, इससे कोई शक नहीं है। लोगों को टाइम देना चाहिए किसी नई पार्टी को वोट देने के लिए, तो अवाम काफी सोचती हैं कि नई पार्टी को वोट दिया जाए। मैंने बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं, मगर हम काफी कॉन्फिडेंट है। उसकी वजह यह है कि हम इस वक्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम कैंडिडेट्स के फेस वैल्यू पे लड़ रहे हैं। सही। उसकी वजह यह है कि देखिए कैंडिडेट्स का भी आवाम ये भी देख चुकी है कि पार्टियों को 15 साल 20-20 साल से वो इलेक्ट करा रही है और उनके नतायज उनको क्या मिल रहे हैं। तो वो अब चाहती है कि देखें हमारा ये कि वो इंडिविजुअल्स के ऊपर, अगर किसी पार्टी के जो है कराची में काम नहीं हुए और सिंध में, इंटीरियर सिंध में काम नहीं हुए और हल्के में लोग परेशान हैं, तो आवाम को भी देखेगी ना कि जी अगर हम पार्टी बेसिस पे भी देते रहे, पुरानी पार्टी हम देते रहे, तो पुरानी पार्टी ने आवाम को दिया क्या है? सही। दीवान साहब, महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट जो है ना वो पावरफुल है हमारे पास और उसी के ऊपर हम इलेक्शन। आपको लग रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कोई सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर काफी हेवी वेट्स हैं, महमूद मौलवी साहब एमएनए भी रह चुके हैं, क्या कहेंगे? जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू महमूद एंड बात सही है इनकी, इनके पास अच्छे कुछ कैंडिडेट जरूर हैं, सिंध में भी हैं, पंजाब में भी है, तो इलेक्शन है। और महमूद साहब खुद भी इलेक्शन जीते थे, डॉक्टर आमिर लियाकत वाली जो बाई इलेक्शन हुई थी जिस सीट पे, उस पर वो खुद भी इलेक्शन जीते हुए हैं, तो उनको ऑब्वियसली इलेक्शन लड़ने भी आती है, क्योंकि इलेक्शन की तो पूरी साइंस होती है इलेक्शन डे की। पीटीआई ने जिन लोगों को टिकट दिया है, जैसे वो नुसरत वाहिद साहिबा कह रही थी कि नहीं जी वकीलों को आना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन उन्होंने पहले कभी इलेक्शन लड़ी नहीं है सच। उनको वो इलेक्शन डे की एक साइंस होती है जिसमें आपको पोलिंग एजेंट भी चाहिए, बाहर आपने कैंप भी लगाना है, वो लोग भी चाहिए आपको। मैंने जो कैलकुलेशन की है, एक एनए के कैंडिडेट को तकरीबन 1000 पोलिंग एजेंट, मतलब 1000 की एक तादाद चाहिए इलेक्शन डे के लिए खाली। महमूद मौलवी साहब को तो ये सारी बातें पता है, ऑब्वियसली वो इलेक्शन जीत के आए हैं। वो क्या पीटीआई ने जिन वकीलों को वो दिया है, अभी टिकट्स बांटी हैं, क्या उनके पास भी वो लोग हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता।
पॉपुलर वोट होगा खान साहब का, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उस पॉपुलर वोट को ट्रांसलेट भी होना होता है, वो इसकी एक अलग साइंस है। मैं 1988 से किसी ना किसी दोस्त की इलेक्शन में हेल्प कर रहा हूं, 8-9 इलेक्शन ऑन अ वेरी क्लोज लेवल देख चुका हूं। 2 इलेक्शन तो पीटीआई की, मतलब कहीं ना कहीं हमने कैंपेन चलाई होगी, 2013 में और 2018 में। उससे पहले और दोस्तों की बड़ी मदद की है, तो मुझे वो साइंस की आइडिया है। खैर मैं भी उसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आइडिया है कम से कम। पीटीआई के जिन अपने नए वकीलों को टिकट बांट दिए हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम खैर अफजल मरवत साहब को तो टिकट ही नहीं दिया। हाँ, आपको भी पता है, क्योंकि वहां भी कोई इनफाइटिंग चल रही है। हाँ, तकसीम एक बड़ी मेमून मौलवी साहब मेरे पुराने कुलीग हैं, हम लोग साथ थे पीटीआई में, उनको भी पता है कि पीटीआई में तो आम बात है इनफाइटिंग का। तो मजा आएगा इलेक्शन के दिन पे, और रिजल्ट तो उसके बाद ही आएंगे। मैं इसमें क्या ज्यादा बोल सकता हूं। महमूद मौलवी साहब, आप कराची के डायनामिक्स को समझते हैं। जिस तरह दीवान सचल साहब कह रहे हैं, आपने इलेक्शन लड़ा भी है, आपने जीता भी है। उस टाइम की पॉपुलैरिटी, उस टाइम की पार्टी, आज की पॉपुलैरिटी, आज की टाइम कुछ चेंज है। कराची के डायनामिक सियासी तौर भी तब्दील हुए हैं। पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहां का मेयर मिला है। आपको पता है जमात इस्लामी भी है, MQM भी है, पीपल्स पार्टी भी है, आप भी हैं। आपको क्या लग रहा है कि यहां का मैंडेट डिवाइड जाएगा? आपको क्या लग रहा है? जी, कराची का मैंडेट बड़ा डिवाइड जाएगा। उसके पीपल्स पार्टी भी होगी, MQM भी होगी, इस वक्त जमात भी एग्रेसिव है, हम भी हैं, ठीक है ना, और पीटीआई भी होगी। मगर पीटीआई ने आज जो ज्यादती की है फिरदौस नकवी साहब के साथ, उसका तो कोई मिसाल ही नहीं मिलता कि इतनी कुर्बानियां देने के बाद, ठीक है ना, आज वर्कर्स परेशान इस बात पे कि इतनी कुर्बानियां जो फिरदौस नकवी ने दी, आज उनको टिकट नहीं दिया गया। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया। दीवान साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। जो हालात हैं, इलेक्शन होने चाहिए फ्री एंड फेयर, सब सियासी जमातों को जो आजाद लड़े उनका भी पूरा राइट है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड, लेकिन मेरिट पे वोट दें। और जिन जिन ने डिलीवर किया है, और क्योंकि पुरानी सियासी जमातें भी हैं जो बार बार इक्तदार में आती हैं, उनका मंशूर, इंतखाबी मंशूर जरूर देखा जाए, उससे देख के बाद वोट दिया जाए। इसी के साथ इजाजत।